हम देख रहे थे कि पब्लिक गुड्स में किस प्रकार से गुड पब्लिक गुड और एनवायरनमेंट गुड में जो डिफरेंस है वो ये है कि पब्लिक गुड में वैल्यूएशन आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड को सप्लाई करने की कोई जो कॉस्ट होती है वो हमें पता होती है। लेकिन एनवायरनमेंट गुड के अंदर क्योंकि मार्केट अवेलेबल भी नहीं है, जैसा कि पब्लिक गुड में मार्केट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ में मार्केट अवेलेबल नहीं होने के साथ-साथ में हमें उसकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है, वो लगाने के लिए वैल्यू सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो कॉस्ट है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ हमें क्रिएट नहीं करना है और उसका जो एरिया है वो बहुत वास्ट एरिया है कि पॉल्यूशन एक्स करता है तो वाई तक उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसके हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके इम्पैक्ट एक्स के पॉल्यूशन करने से वाई के ऊपर हेल्थ के इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, एक्स के पॉल्यूशन करने के वाई के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकता है, जिससे कि हो सकता है दूसरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो जाए। तो ऐसे कई सारे इम्पैक्ट होते हैं जिसके कारण से हम जो एनवायरनमेंट गुड या पब्लिक गुड जो ईजी हमें प्रोवाइड करनी है एनवायरनमेंट गुड को मार्केट में, उसके लिए हमें एक्चुअली उसका जो कॉस्ट है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग लगाएगा, मार्केट उसका अवेलेबल नहीं है और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर व्यक्ति को कॉस्ट उसकी अलग-अलग फील होगी क्योंकि ये उसकी 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 प्रेफ़रेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई व्यक्ति एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देगा, कोई व्यक्ति एनवायरनमेंट को कम प्रेफ़रेंस देगा, कोई व्यक्ति चाहता है नहीं मुझे तो बिल्कुल अगर वो अनहेल्दी है, उसको साँस लेने में दिक्कत है, ऐसी कोई भी हेल्थ इश्यू है उसको, तो उस कंडीशन में उसे लगेगा कि मुझे तो एनवायरनमेंट को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और वो उस एरिया के लिए ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो यंग तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसका, तो वो फिर उसके लिए वो उसकी वैल्यू कम लगाएगा। तो ये थोड़ा-सा वैल्यूएशन सिस्टम हमें एनवायरनमेंट के केस में देखना पड़ता है, जो कि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर्ड टू पब्लिक गुड। इसको हम देखते हैं कि वैल्यू सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। तो वैल्यूएशन सिस्टम is not so easy in case of environment good as in case of public goods. Unlike public goods, environment goods are quite disconnected from the supply side. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये सप्लाई साइड से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है कि इसमें हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना एनवायरमेंट गुड को प्रोवाइड करने की एनवायरमेंट गुड के वैल्यूएशन के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो थोड़ा-सा कैलकुलेशन करना बड़ा बड़ा-सा टिपिकल है, तो उसकी उसी के लिए ये अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है जिसको हम देखेंगे। Assess the value of wilderness एरिया जैसे कुछ एग्जांपल हैं इज डिफिकल्ट। एक आप कोई ऐसा एरिया जहां जो कि अभी तक अनकॉन्कर्ड है, जहां पर अभी तक ह्यूमंस की अप्रोच नहीं हुई है, उस एरिया की एक्सेस के लिए की डिमांड होना ये थोड़ा-सा आपका जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी प्रकार से आप देख लें कि एयर क्वालिटी जो हुआ वो भी उसके लिए वो आपकी कैसे होगी, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको डिस्पर्स्ड कॉस्ट होगी, बिखरी हुई कॉस्ट आएगी, पता भी नहीं होगा कि कौन व्यक्ति कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन व्यक्ति कितना उसकी क्या उसका ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किसी के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट है, किसी और कम इम्पैक्ट है, तो वो अलग अलग के ऊपर अलग अलग इसके इम्पैक्ट रहते हैं और इसी कारण से कॉस्ट एक फिक्स नहीं होती। जबकि जैसा मैंने बताया आपको कि पब्लिक गुड के केस में कॉस्ट हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे एक दूर एक किसी गाँव के अंदर एक स्कूल बनाना है, तो मुझे पता है कि स्कूल बनाने की कॉस्ट क्या आएगी। अगर वहाँ पर मुझे हॉस्पिटल बनाना है, तो मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो लेकिन इतना आसान एनवायरनमेंट गुड के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने किसी एक एरिया को बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक सभी जगह पर पॉल्यूशन कम कम नहीं होगा। देखिए, ये एक अलग ही प्रकार की पब्लिक गुड है। ये एक ऐसी पब्लिक गुड है, जहाँ पर केवल और केवल एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने घर को साफ कर दिया। वो अपना घर तो साफ कर सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट अपने घर तक ही रिलेटेड नहीं है। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आप घर से बाहर जाएँगे तो भी आएगा, घर पे रहेंगे तो भी आएगा। और उसके नुकसान अगर होंगे तो सभी को होंगे और उसका फ़ायदा अगर होगा तो सभी को होगा। तो ये एकमात्र ऐसी कॉमन गुड आप कह सकते हैं कि जिसका बेनिफिट भी सभी को है और जिसके लॉस भी अगर हैं तो सभी को बियर करना है। कोई अगर यूएस में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लोबल वार्मिंग को वो कम कर देगा, क्योंकि पूरे जो हमारा अर्थ है उसका जो एनवायरनमेंट है वो चारों तरफ से हमें घेर रखा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस।
कोई एक व्यक्ति थोड़ा-सा प्रयास कर लेगा तो उसके थोड़े से प्रयास करने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि इसीलिए जो आप देखते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए जब तक एक कंसेंसस नहीं बनता है, एक राय नहीं बनती है, तो इसीलिए हर समय आपने देखा होगा कि कुछ आजकल तो ट्रेड होने लग गया है, जो कार्बन क्रेडिट्स हम पहले पढ़ते थे। तो उस लेवल पे जा रहे हैं लोग ताकि क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन लेवल को कम नहीं करना चाहते। तो वो कार्बन क्रेडिट्स परचेज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ग्लोबली एक मेंटेन करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन देखा है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इस पर कॉस्ट को बियर नहीं करना चाहते। तो ये कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके ऊपर सभी को एक जब तक कंसेंसस नहीं बनता है, तब तक इसके हमें एक आप ये नहीं कह सकते कि अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आगे हम वैल्यूएशन सिस्टम देखते हैं अभी। अब हम आ जाते हैं कि वैल्यूज़ क्या है? वैल्यू को हम 2 ढंग से बाँट सकते हैं। एक तो है यूज़ वैल्यू और एक है आपका अनयूज़ वैल्यू। यूज़ वैल्यू और अनयूज़ वैल्यू क्या है उसको थोड़ा-सा आप देखें। बहुत ही सिंपल है ये। यूज़ वैल्यू क्या है? वैल्यू एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ ए गुड। इन केस ऑफ एनवायरनमेंट गुड इट इज़ करंट यूज़, एक्सपेक्टेड यूज़ और पॉसिबल यूज़। 3 प्रकार के यूज़ मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज़ के हम 3 यूज़ कर सकते हैं। या तो हम उसका करंट यूज़ करें एनवायरनमेंट के केस में, या एक्सपेक्टेड यूज़ करें कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, वो आपका एक्सपेक्टेड यूज़ है। अभी आप कुछ कर रहे हैं दैट इज़ योर करंट यूज़। और पॉसिबल यूज़ यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ, आने वाले 10 सालों में मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप किसी नेशनल पार्क की विज़िट का भी सोच रहे हैं, तो आप अभी गए हुए हैं दैट इज़ योर करंट यूज़। आप प्लान कर रहे हैं कि आप 1 साल में जाएँगे दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड यूज़। और पॉसिबल यूज़ यानी कि आप 10 सालों में वहाँ कहीं कभी जा सकते हैं दैट इज़ पॉसिबल यूज़। तो ये 3 यूज़ वैल्यूज़ हैं जिसके बेस पर आप एनवायरनमेंट को वैल्यू देते हैं, करंट यूज़, एक्सपेक्टेड यूज़ और पॉसिबल यूज़। एनवायरनमेंट का जैसा मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट ह्यूमन्स के ऊपर कैसे होता है, तो 2 प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक तो डायरेक्टली हो सकता है, जो डायरेक्टली में 2 हैं, या तो आपकी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा या फिर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है। कि एनवायरनमेंट अगर एक फर्म है और उसके पास वो कुछ न कुछ जैसा कि हमने देखा, वो पॉल्यूशन को अपने जो पॉल्यूटेंट हैं उसको नदी में बहा रही है और दूसरी फर्म है वो उसके आगे सपोज़ नदी का पानी यूज़ कर रही है, तो उसके ऊपर उसके प्रोडक्शन के ऊपर की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो जो कॉइल्स थ्योरम हम यही देखते हैं कि आपसी बार्गेनिंग से ये सॉल्यूशन बता देता है कॉइल्स थ्योरम, जबकि ऐसा होता नहीं है और प्रॉपर्टी राइट्स हमें डिफाइन करने होंगे, उसके बेस पर ये सॉल्यूशंस आता है। तो एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट 2 हो सकते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमेशा एनवायरनमेंट का है और ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जैसा मैंने बताया कि डैमेज टू इकोसिस्टम, कि ये एक ऐसी गुण है जिसका इम्पैक्ट सभी के ऊपर आना है। अगर एक जगह भी गलती होगी, तो इसका भुगतान सबको करना है। जबकि पब्लिक गुड्स के केस में या प्राइवेट गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। और एनवायरनमेंट के केस में ऐसा ही होगा कि अगर एक पॉल्यूशन करेगा, पॉल्यूट होगा, तो उसका इम्पैक्ट सभी को आ रहा है। आप इसको इस ढंग से देखिए कि अगर आप किसी सिटी में रह रहे हैं और वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक फर्म पॉल्यूशन को के ट्रेड ऑफ को ले लेती है, उन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ है और वो पॉल्यूशन बढ़ाती जाती है और प्रोडक्शन भी बढ़ाती जाती है। तो पॉल्यूशन की कॉस्ट पे बढ़ा रही है, पॉल्यूशन आप हमने देखा कि तो पब्लिक गुड है, तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? लोगों की हेल्थ के ऊपर आ रहा है। तो एक इकोनॉमी अगर ओवरऑल देखे कि उसका इतना एनवायरनमेंट की क्या कॉस्ट है, तो उसे इस ढंग से समझ में आता है उसे कि कितने लोग अपनी बीमारियों के ऊपर साल भर में कितना पैसा खर्च करते हैं। लोगों को कैंसर हो रहा है, हार्ट डिजीज़ हो रही हैं, लोगों को बड़ी-बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं, श्वास लेने में जो समस्याएँ हो रही हैं, तो इस पूरे के ऊपर इकोनॉमी अपना साल भर में कितना पैसा खर्च कर रही है और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके कितना पैसा बचाया। तो हमें एक ब्रॉडली समझ में आता है कि हम वास्तव में हमें इसकी कॉस्ट आ रही है या फिर हमें उसका बेनिफिट है। तो इस प्रकार से इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाता है। अब हम देखेंगे नॉन यूज वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के केस में ये यूज वैल्यू ज्यादा इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज वैल्यू हम जो सिंपल गुड्स देखते हैं उनके केस में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एनवायरनमेंट के केस में नॉन यूज वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसीलिए ज्यादा फोकस मैंने अभी नॉन यूज वैल्यूज पे किया है।
नॉन यूज वैल्यूज आपकी 3 प्रकार की है। नॉन यूज वैल्यू क्या है? इज गेन इन पर्सन्स यूटिलिटी विदाउट द पर्सन्स एक्चुअली अप्लाइंग द गुड। यानी कि व्यक्ति इस गुड को यूज कर ही नहीं रहा है, वो इस चीज को यूज कर ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसकी जो यूटिलिटी है उसके अंदर बढ़ रहा है या फिर कम हो रही है। इसको आप इस ढंग से समझें, इसको 3 आप जब ये मैं आपको इसकी अलग-अलग जो नॉन यूज वैल्यूज हैं उसके बारे में बताऊंगा, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये। फॉर एग्जांपल वी वैल्यू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम वैल्यू देते हैं। ये हमारा, जैसे मैंने बताया ना आपको कि भी ये हम नॉन यूज वैल्यू के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब नॉन यूज वैल्यूज 3 प्रकार की हैं। या तो वो है एग्जिस्टेंस वैल्यू, कि वो वैल्यू जो कि हम जानते हैं कि नोइंग समथिंग, वैल्यू अटैच टू नोइंग समथिंग, जिसको हम जानते हैं उसको, उसके लिए हमने वैल्यू को अटैच कर दिया। दूसरा अल्ट्रुइस्टिक वैल्यू। अल्ट्रुइस्टिक वैल्यू का मतलब क्या है? कि मैं अपनी विसिनिटी को अच्छा रखता हूं, मेरे गली, मेरा घर, मेरा मोहल्ला और मेरा शहर मैंने अच्छा कर रखा है, तो उसका बेनिफिट किसको हो रहा है? उसका बेनिफिट पूरे शहर को हो रहा है। मैंने मेरे घर के बाहर गार्डन मेंटेन कर रखा है, मेरे घर पे मैं अच्छा नीट एंड क्लीन रखता हूँ, नॉइज पॉल्यूशन हम घर पे नहीं करते हैं, बहुत तेजी से मैं साउंड नहीं प्ले करता हूँ। तो इन सब का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या यूटिलिटी है वो किसे मिल रही है? मेरे पड़ोसियों को मिल रही है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो इसकी पॉजिटिव यूटिलिटीज किसको मिल रही है? पड़ोसियों को मिल रही है। हम साफ सफाई रखते हैं तो सभी को इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब परोपकारी होना। मतलब कि आपको आनंद तब आएगा जब आपके पास पड़ोस वालों को आनंद आ रहा है। तो नॉट फ्रॉम ओन कंजम्पशन बट फ्रॉम द अदर्स गेन ऑफ यूटिलिटी। आपके कंजम्पशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको मतलब इससे है कि अदर्स को आपसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, दूसरों की खुशी में आप अपनी खुशी देखते हो, वो अल्ट्रुइस्टिक वैल्यू। यानी आपका वैल्यू सिस्टम इस प्रकार से वर्क कर रहा है। तब जाके आप, इसलिए ये कहा जाए कि एनवायरनमेंट के केस में आपको अपने वैल्यू सिस्टम को इस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, अल्ट्रुइस्टिक लेवल तक ले जाएंगे, तब जाके आपको आप ये समझ में आएगा कि आप उसको कंसर्न दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, और आप इसको समझ रहे हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। नेक्स्ट इसका है जिसका लेवल एक कदम और आगे है, वो है बिक्वेस्ट वैल्यू। बिक्वेस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि आप केवल अभी के लिए, आज के लिए नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस वैल्यू का जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर हम वैल्यू को अटैच कर रहे हैं कि हमें किसी चीज के बारे में पता है और उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं। पता है, वैल्यू करने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि अगर मैं मेरे गली में, मेरे घर के बाहर गंदगी रखूंगा तो उसका नुकसान मुझे ही होगा, मच्छर काटेंगे और मलेरिया होगा। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू हम उसे देते हैं, यार इसको सफाई रखें, एक आदमी लगा दिया वो सफाई कर रहा है, तो वो हम उसको एग्जिस्टिंग वैल्यू बोल रहे हैं कि आज के केस में। अल्ट्रुइस्टिक यानी हम दूसरों का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि दूसरों को मेरे से परेशानी नहीं हो, मेरे एक्ट से दूसरे की यूटिलिटी इंक्रीज हो, दैट इज अल्ट्रुइस्टिक वैल्यू। और एक कदम और आगे बढ़ के हम अगली 10 पीढ़ियों तक, अगली नेक्स्ट जनरेशन तक, नेक्स्ट 2 जनरेशन तक अगर हम सोचें और फिर हम सिस्टम को वैल्यू दें, जिसके लिए कहा जाता है कि पूरे हम इकोसिस्टम को क्लीन करने की बात करें, दैट इज आवर, जो हाइट ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम इज बिकेस्ट वैल्यू, जिसमें हम अगली पीढ़ी तक के लिए को बेनिफिट हो, इसके ऊपर वर्क कर रहे हो। इस प्रकार से हम प्रोडक्शन सिस्टम को ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहे हो, जिससे कि हम कम से कम एनर्जी को यूज करते हुए, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए, इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए, कम से कम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हुए, कम से कम नदियों को खराब करते हुए, कम से कम एयर को पॉल्यूट करते हुए, हम अगली 10 पीढ़ियों तक या प्लांटेशन करते हुए, वनों जो अपना फॉरेस्ट एरिया उसको बढ़ाते हुए हम अगर वर्क करते हैं, प्लानिंग करते हैं, दैट इज, ये कहा जाएगी कि आपकी जो हाइट है वैल्यू सिस्टम की, वो बिकेस्ट वैल्यू कहलाएगी। और ये आपकी हाइट है अलग अलग। तो हम कहाँ सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि हम एनवायरमेंट गुड की अगर बात करते हैं तो वैल्यू सिस्टम को हमें इस लेवल तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हम इसके लिए कंसर्न रखते हैं, हम इसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब आप देखिए कि आपने शुरू किया था अपने वैल्यू सिस्टम को गुड्स के केस में, जहां हम केवल वस्तुओं और सेवाओं को ले रहे हैं, और आप जो चीज ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं करेंटली, आप उसी की वैल्यू कर रहे हैं। अब उसके अंदर कहीं भी आपके बिकेस्ट वैल्यू नहीं आती थी, कोई भी अल्ट्रुइस्टिक वैल्यू नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि ये एक पब्लिक गुड के भी आगे की बात है।
पब्लिक गुड तक भी हम इन चीज़ों को बात नहीं करते हैं कि हम बिकेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हम अल्ट्रुइस्टिक वैल्यू की बात वहाँ कर सकते थे कि मेरे किसी एक्ट करने के कारण दूसरों पर क्या इम्पैक्ट आता है इसका, जिसको हम फ्री राइडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ हम बिकेस्ट वैल्यू तक पहुँचे, तो ये हमारा नॉन यूज़ वैल्यूज़ है। तो ये तीनों जो नॉन यूज़ वैल्यू हैं वो एनवायरनमेंट गुड्स के लिए और उसकी वैल्यू सिस्टम को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेन जो हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर आज मेरी क्लास है, जो कि वो है कि हम डिमांड को कैसे मेजर करें इन केस ऑफ एनवायरनमेंट गुड। आप सुन पा रहे हैं ना सभी? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया वापस? चलिए थैंक यू, थैंक यू। तो एनवायरनमेंट गुड्स के केस में हम डिमांड को कैसा मेजर करें उसके 2 तरीके हैं। और ये तरीके हम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और उसी को जस्ट मैंने यहाँ लिया है। एक तो तरीका है रिवील प्रेफरेंस और दूसरा तरीका है स्टेटेड प्रेफरेंस। तो ये दोनों तरीके यहाँ पर हैं, वो उनमें से हो सकता है आप में से कुछ पहली बार भी पढ़ रहे हो और रिवील प्रेफरेंस जैसे हम यूटिलिटी थ्योरी में पढ़ते हैं कि वहाँ भी हम सीधा नहीं बता पाते हैं, तो हम प्रेफरेंस देते हैं उस गुड्स को। तो वैसा ही यहाँ पर है कि एनवायरनमेंट गुड्स के केस में भी क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट गुड कोई ऐसी टेंजिबल गुड नहीं है जिसे जाके मार्केट में खरीदना है। मोबाइल नहीं है एनवायरनमेंट गुड कि आप गए मार्केट में, आपने वैल्यू लगे, हाँ इसको देख लिया और खरीद लिया, ठीक है? तो ये नॉन टेंजिबल गुड है, इसलिए आपको जो इसकी वैल्यू देनी है या इसको इसकी डिमांड को जब मेजर करना है, दूसरा इसका मार्केट मिसिंग है, तीसरा ये सप्लाई साइड के भी काफी कॉन्स्टेंट इसके ऊपर है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था। तो इस कारण से ये कहेंगे कि रिवील प्रेफरेंस के अंदर दी जाती है। रिवील प्रेफरेंस का क्या मतलब है वो समझिए आप। वी ऑब्जर्व अ रियल चॉइस इन सम मार्केट एंड इन्फर इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी एंड एनवायरनमेंट। इस केस में हम क्या करते हैं, कुछ मार्केट्स के अंदर हम रियल चॉइस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि किस प्रकार से आप ये देखेंगे कि आप जो मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, उसमें आप किन-किन चीज़ों को वैल्यू देंगे, कैसे उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। तो आपको सपोज़ मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, 2 चॉइसेस देता हूँ कि एक सेम फ्लैट, सेम साइज़ का फ्लैट विथ सेम उसके उसमें जो फर्नीचर्स वगैरह हैं या फिर जो आपके ये लगा रखी हैं सारी सैनिटरी वगैरह। एक जो फ्लैट है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर पॉल्यूटेड एरिया है, स्लम एरिया है या फिर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और दूसरा फ्लैट ऐसी तरफ ग्रीनरी है, क्लीन एयर है। और इन दोनों में से अगर आपको कहा जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि दोनों की प्राइस सेम होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ के लिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम होने पर भी किसी एक चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं एंड दैट इज़ एनवायरनमेंट गुड, और वो इस प्रकार से रिवील की जाती है। क्यों? क्योंकि ये कई मार्केट में कोई ऐसी गुड नहीं है जो कि आप गए और आपने खरीद ली। लेकिन ये फिर भी आपके परसेप्शन में कहीं न कहीं है, आपके दिमाग में कहीं न कहीं है, कि आप इस कारण से उसको वैल्यू दे रहे हैं, और वो सपोज़ दैट डिफरेंस इज़ the demand for एनवायरनमेंट गुड। सपोज ये आपने इसको लगाया 5 लाख, वो हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है। कोई उसको 5 लाख दे रहा है, कोई हेल्दी व्यक्ति तो उसके लिए तो अरे यार ठीक है यार, मैं तो इस कचरा जगह पे भी ले लूँगा, 25 लाख में मिल रहा है, 5 लाख में कम में ले लिया मैंने। और वो आपको कहे यार तूने कहाँ यहाँ पे मकान ले लिया है, तो तेरे को 5 लाख रुपए ज़्यादा लगे, और मैंने तो इसको 50 में ले लिया, तूने 55 लाख में लिया। इसका मतलब जो आप 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? वो आपकी एनवायरनमेंट गुड की वैल्यू है। और ये आप इस प्रकार से रिवील करते हैं और फिर उसको आप मनी से आप उसको अटैच करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर हम रिवील प्रेफरेंस लगाते हैं। दूसरा जो तरीका है प्रेफरेंस का डिमांड मेजर करने का एनवायरनमेंट गुड के केस में, वो तरीका है आपका स्टैटिक प्रेफरेंस। स्टैटिक प्रेफरेंस में क्या हो सकता है, 2-3 तरीके हैं इसके अंदर। एक तो हम लैबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा हम पोल्स कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं कि पोल करवाया जाए कि यार आप इस एरिया में इसके लिए कितना पे करने के लिए तैयार हैं, बिड लगाएगा हर व्यक्ति। सर्वे कराया जाए आप कितना पे करने के लिए तैयार है, आपको मैं बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर, शहर से दूर, क्लीन एयर के अंदर हम फ्लैट देते हैं, तो आप कितना रुपए पे करने के लिए तैयार हैं? दैट इज़ स्टेटेड प्रेफरेंस। वहाँ पे हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है और वो उसकी अपनी-अपनी बिड लगा रहा है या अपनी-अपनी प्राइस उसके लिए दे रहा है, और उस ढंग से हम इसके अंदर जो प्रेफरेंस को डिसाइड कर रहे हैं
कि वो कितना उसके लिए पे करने के लिए तैयार है। इस प्रकार से एनवायरनमेंट गुड के केस में हम डिमांड को मेजर करते हैं। लेकिन जो ये स्टेटेड प्रेफरेंस का जो पॉइंट है, हमारा सेकंड जो तरीका है, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। वो कंट्रोवर्शियल इसलिए है बिकॉज जब आप किसी कुछ व्यक्तियों से पूछ रहे हैं या फिर जब आप लेबोरेटरी के अंदर कुछ स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि वो इस चीज को कितना वैल्यू देते हैं एनवायरमेंट को, या सपोज कि फॉर एग्जांपल आप हेल्दी फूड को कितनी कितनी वो वैल्यू देते हैं, तो इन सब चीजों के लिए चूंकि यहाँ पर रियल चॉइस अवेलेबल नहीं है, उसकी एब्सेंस है, और चॉइसेस हाइपोथेटिकल है, कोई टेंजिबल गुड नहीं है हमारे पास जिसको हम उनको दे दें या वो कंज्यूम करें, और वो पता है कि आप जैसे सपोज दो आइसक्रीम है, उनके लिए टेस्ट करके आप पता लगाना चाहते हैं कि किस, तो वो आप उनके टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि किसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड, क्यों, क्योंकि वहां पर लोग कंज्यूम करके बता सकते हैं आपको। लेकिन यहाँ पर चूंकि गुड्स अवेलेबल नहीं है, रियल चॉइसेस अवेलेबल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, इसलिए स्टैटिक प्रेफरेंस थोड़ा सा क्या है यहाँ पर कंट्रोवर्शियल है। इसलिए एनवायरमेंट गुड्स के केस में जो भी हम डिमांड मेजर करते हैं, मेनली वो रिवील प्रेफरेंस से मेजर की जाती है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसके दो तरीके हैं रिवील प्रेफरेंस से डिमांड को मेजर करने का एनवायरमेंट गुड्स के केस में। पहला तरीका है आपका हेडोनिक प्राइस मेथड, और दूसरा तरीका है हाउस होल्ड प्रोडक्शन। हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड में भी स्पेशली आपके सिलेबस में ट्रेवल कॉस्ट मेथड को पर एम्फेसिस दिया गया है। तो यहाँ पर जब मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास लूंगा तो हम इन दोनों मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जस्ट एक इंट्रोडक्टरी इसको देख लें कि हेडोनिक प्राइस मेथड क्या होता है और ट्रेवल कॉस्ट मेथड या हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड क्या है। हेडोनिक प्राइस मेथड का मतलब ये है हाउ द प्राइस ऑफ कन्वेंशन गुड, जैसे कि जो मकान हो गया जिसका मैं अभी आपको इतने समय से एग्जांपल दे रहा था, वेरीज एज द अमाउंट ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनवायरमेंट गुड चेंजेस। जैसे एयर क्वालिटी चेंज हुई तो वैसे ही जो आपकी कन्वेंशन गुड थी, यानी कि जो हाउस था, हाउस को हमने पकड़ा। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास चूंकि एनवायरमेंट गुड नहीं थी, तो लेकिन मैंने आपको एक प्राइवेट गुड या फिर जो कन्वेंशन गुड हमारी थी, टेंजिबल गुड, उससे मैंने आपको एसोसिएट कर दिया इसके साथ। यानी कि आप डायरेक्ट हाउस की डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट एनवायरमेंट की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट की डिमांड इज रिलेटेड टू और लिंक्ड टू द डिमांड फॉर द हाउस। तो इस प्रकार से हेडोनिक प्राइस मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि आदमी एयर क्वालिटी को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो हाउ द प्राइस ऑफ कन्वेंशन गुड वेरीज एज द अमाउंट ऑफ क्लोज रिलेटेड एनवायरमेंट गुड चेंजेस, एंड देन वी इन्फर द वैल्यू फॉर एनवायरमेंट गुड। इस प्रकार से हम एनवायरमेंट गुड के केस में उसकी वैल्यू को इन्फर करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया कि इसका मतलब आपकी एनवायरमेंट गुड की वैल्यू कितनी हुई, 5 लाख रुपीस पर फ्लैट लेने के लिए 55 लाख देने के लिए तैयार थे। वह भी फ्लैट वैसा का वैसा ही था, उसी साइज का था, वहां पे भी वही कलर था, उसके अंदर भी वही फिक्सचर्स थे, उसके अंदर भी वही आपका सारा जो फर्नीचर था, उसके अंदर भी वही सैनिटरी लगी हुई थी। लेकिन फिर भी आपने दोनों में डिफरेंस किस चीज का किया, एंड दैट इज द रिवील प्रेफरेंस और हेडोनिक प्राइस फॉर द एनवायरमेंट गुड। और वो आपकी कितनी आई, अगर आप खराब जगह पे ले रहे थे तो आप पॉल्यूटेड एरिया में ले रहे थे, आप स्लम एरिया में ले रहे थे, तो आप उसके लिए 50 लाख देने के लिए तैयार है, और अच्छे एरिया में 55 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका मतलब आप उसकी एनवायरमेंट को अपनी वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 5 लाख रुपीस। तो इस प्रकार से इन्फर की जाएगी। आई थिंक आपको हेडोनिक प्राइस मेथड समझ में आ गया होगा। डिटेल में हम उसको और समझेंगे, केवल एक क्लास और लगेगी आपकी। क्लियर हो गया हेडोनिक? थैंक यू। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड। हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड क्या है, ये ट्रेवल कॉस्ट मेथड। ट्रेवल कॉस्ट मेथड को आप इस प्रकार से समझिए कि एक व्यक्ति है, जिसका पूरा एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा डिटेल में, क्योंकि आज तो अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें एक व्यक्ति है जो कि सपोज कि नेशनल पार्क को विजिट करने जाता है। वो ट्रेवल कॉस्ट मेथड है आपका, और इसको हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। अब वो व्यक्ति नेशनल पार्क विजिट करने जाता है, तो हम ये देखेंगे कि वो पहली तो चीज ये आती है कि वो नेशनल पार्क विजिट करने जा क्यों रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, वो जब वहां जा रहा है तो उसको क्या क्या कॉस्ट आ रही है। तो आप ऐसे कोई बता सकता है कि ये क्यों कर रहा है। हम इसको हाउस होल्ड मेथड के अंदर हम
एनवायरनमेंट की प्राइस को कैसे रिवील कर रहे हैं कि एक ट्रेवल कॉस्ट मेथड में व्यक्ति जो नेशनल पार्क विजिट करने जाता है या ऐसी जगह विजिट करने जाता है जो कि सिटी एरिया से बाहर है, दूर है, थोड़ा सुकून भरा है ना, लोनली प्लेस है, ग्रीनरी प्लेस है, तो वहां वो उसके जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके जाने के लिए वो कितने पे करने के लिए तैयार है, वो वहां कितने दिन रुकता है और उसको रुकने की कॉस्ट क्या आती है। इन सब चीजों से अगर हम क्या रिवील करते हैं, इन सब चीजों से हम एनवायरमेंट गुड की वैल्यू रिवील करते हैं, इन्फर करते हैं, पता लगाते हैं। ये आपका कहलाता है हाउस होल्ड प्रोडक्शन। Combine private good with the environment good to produce another good। अब यहां क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा हेडोनिक प्राइस मेथड से अलग है। यहां पे क्या कर रहा है व्यक्ति, एक प्राइवेट गुड को एक एनवायरमेंट गुड के साथ में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, मिला रहा है। प्राइवेट गुड क्या थी, घूमने जाना, प्राइवेट गुड। एनवायरमेंट गुड क्या हुई, आप घूमने कहां जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, वो आपकी एनवायरमेंट गुड है कि आपका जो नेशनल पार्क हुआ। इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया हमने, यानी ट्रैवलिंग इज कंबाइंड टू एनवायरमेंट गुड, एनवायरमेंट गुड के साथ जोड़ दिया, जो कि रियल सोर्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब आपको ट्रैवलिंग का जो मजा आ रहा है, घूमने का, आप जिसको कह सकते हैं कि मैं छुट्टियां मनाने जा रहा हूं, अब वो छुट्टियां मनाने के लिए आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो हमने उसको वहां उसको एनवायरमेंट गुड के साथ में एसोसिएट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं इसी के साथ साथ, जो ट्रैवल कॉस्ट मेथड का, उसी के अलावा, कि फॉर एग्जांपल इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट गुड है आपकी और एक एनवायरमेंट गुड है। एनवायरमेंट गुड क्या है आपकी, एनवायरमेंट गुड है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज है, नॉइज पॉल्यूशन। अब एक प्राइवेट गुड इसके अंदर क्या है कि आप अपने घर की दीवारें नॉइज प्रूफ बनाइए, घर के बाहर पेंट ऐसा कीजिए नॉइज प्रूफ हो जाए, घर पे जो ग्लास लगाना है वो ऐसा लगा दीजिए जो नॉइज प्रूफ हो जाए। तो जो आप ऑर्डिनरी ग्लास लगाएंगे, जो आप ऑर्डिनरी वॉल्स होगी आपकी, वो चीजें क्या होगी, वो इनसे आपको, वो अगर आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप एनवायरमेंट गुड को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के ग्लास लगवाते हैं, इस प्रकार की वॉल, अपना वॉल्स लगाते हैं, बनाते हैं, ऐसी ईंटों को यूज करते हैं जिससे कि नॉइज नहीं आए, साउंड प्रूफ हो रहा है आपका घर, यहाँ पर हमने एक प्राइवेट गुड को एनवायरमेंट गुड के साथ में अटैच कर दिया, उसके साथ कंबाइन कर दिया, तो विच इज रियल सोर्स ऑफ यूटिलिटी, और उससे हम यूटिलिटी ले रहे हैं, उससे हम एंजॉयमेंट बड़ा हमारा बढ़ गया, उससे हमारी यूटिलिटी बढ़ गई, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जो मेथड है वो कहलाएगा आपका हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड क्या है और हेडनिक प्राइस मेथड क्या है। कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दें। हम्म, क्लियर है ये। चलिए, दोनों ही मेथड के पास आपके ये दो ही मेथड हैं अभी, कि हाइड्रोनिक प्राइस मेथड और हाउस होल्ड प्राइस प्रोडक्शन मेथड। मैं वापस आपको बता दूं, पहले वाले मेथड पे आप ये ध्यान रखिए कि वो जो मैंने आपको मकान लेने का, फ्लैट लेने का जो जगह, जो एग्जांपल दिया था, वो दूसरे वाले में आप साउंड प्रूफिंग ग्लास का ध्यान रख सकते हैं, नेशनल पार्क का ध्यान रख सकते हैं, दोनों ही मैंने आप, तो इसमें दोनों में, एक में आप कन्वेंशन गुड को किस को उसके साथ जो कि हमने यहाँ देखा कंबाइन कर रहे हैं, और दूसरे केस में कि हम ये देख रहे हैं कि जो कन्वेंशन गुड है उसकी जो डिवाइस है वो किस प्रकार से एनवायरमेंट गुड के साथ में अटैच है, एयर क्वालिटी के साथ में किस प्रकार से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये आपका हेडोनिक प्राइस मेथड और हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड या ट्रेवल कॉस्ट मेथड है। इसी को आप आगे और देखिएगा कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था नेशनल पार्क का, इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन मेथड वी ऑब्जर्व एक्सपेंडिचर ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्राइवेट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइवेट गुड आपकी कौन सी होगी, ट्रैवलिंग आपकी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइवेट गुड है। वी ऑब्टेन ए लोअर बाउंड ऑन द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट गुड और गुड्स और बैड, और उसके लिए हम क्या, पूरा मेथड हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, स्टार मैंने लगा रखा है इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा है, ये तो आपकी होगी रिवील प्रेफरेंस। तो रिवील प्रेफरेंस में दो मॉडल हो गए आपके, फर्स्ट हेडोनिक और देन आपका सेकंड हाउस होल्ड, ये मेथड है ट्रेवल कॉस्ट मेथड। सेकंड आपका है स्टेटेड प्रेफरेंस। स्टेटेड प्रेफरेंस का मतलब है उसमें आपकी एक और चीज आती है कंटिंजेंट वैल्यूएशन।
कंटिंजेंट वैल्यूएशन का क्या मतलब है, वो आप थोड़ा-सा देख लें। ये है कि इन स्टेटेड प्रेफरेंसेस, जो कि हमारी स्टेटेड प्रेफरेंस है, या जो मैंने आपको बताया लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हमारे हैं, या फिर जो व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं, पोल कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो स्टेटेड प्रेफरेंसेस, द डोमिनेंट अप्रोच इज़ टर्म्ड एज़ कंटिंजेंट वैल्यूएशन। उसमें जो डोमिनेंट अप्रोच है वो आपका कहलाता है कंटिंजेंट वैल्यूएशन। कंटिंजेंट वैल्यूएशन क्या है? डायरेक्ट रिविलेशन ऑफ डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर्स। यही डायरेक्ट वो रिवील करता है, उससे उसको हम बता रहे हैं और एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके पास में हाइपोथेटिकल है, गुड्स अवेलेबल नहीं है, टेंजिबल नहीं है एनवायरनमेंट गुड, इसलिए हाइपोथेटिकल वो उसकी डिमांड बताता है कि वो उसको वैल्यू किस प्रकार से करता है। तो वैल्यू कंटिंजेंट ऑन देयर बीइंग ए मार्केट, हम उसको ऐसा बताते हैं कि वो उसके लिए मार्केट अवेलेबल हो गया है, उसके लिए मार्केट है, वहां पर एक मार्केट है, ऐसा आप सोचिए। इफ देयर वर ए मार्केट, हाउ मच वुड यू पे फॉर द एनवायरमेंट? अगर वहां पे मार्केट है एनवायरमेंट गुड का, तो आप उसको कितनी वैल्यू देंगे? दैट इज योर स्टेटेड प्रेफरेंस और कंटिजेंट वैल्यू मेथड। तो कंटिजेंट वैल्यूएशन इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टेड मार्केट, या हाइपोथेटिकल मार्केट, या फिर रियल मार्केट भी हो सकते हैं कुछ केस में। ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको अभी बताए थे उस प्रकार के हैं। जैसे एक जो बिशॉप है, उसने उसको डक हंटिंग के परमिट्स को देने के लिए इस प्रकार का एक हाइपोथेटिकल मार्केट क्रिएट किया था, और उसके बाद में उसकी रेट्स डिसाइड की थी कि डक हंटिंग की परमिट्स किसे देने चाहिए। इसी प्रकार से आपकी जो फूड सेफ्टी है उसको लेकर जो लोगों की प्रेफरेंस है, वैल्यू सिस्टम है, रिस्क रिडक्शन मेथड है, उसको उसको भी यहाँ पर इस ये जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने, शॉर्गेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपके स्टैटिक प्रेफरेंस के या कंटिंजेंट वैल्यूएशन के मेथड हुए। ठीक है। अब हम इसका एक मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट आपको और बताना चाह रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा रिस्क से रिलेटेड, कि एनवायरनमेंट के केस में जिस प्रकार से अभी अपने हमने ये देखा कि कुछ गुड्स को, जैसे कि फ्लैट्स का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, विसिनिटी का एग्जांपल दिया, एरिया का एग्जांपल दिया, हमने ये देखा कि नेशनल पार्क में जो आपका ट्रेवल कोस्ट मेथड है। तो ये सभी एग्जांपल्स में आप ये देखिए कि एक इसी में रिस्क से रिलेटेड एग्जांपल भी है। हम ये देखते हैं कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहां पर हायर वेजेस पर ही लेबर काम करने के लिए रेडी होगा। जॉब में सोशल सिक्योरिटी उससे मिलेगी, पेंशन मिलेगी, तभी वो आदमी रेडी होगा। तो वो जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर रिस्क है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जब हम जॉब मार्केट को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि बहुत रिस्की हैं, तो वहाँ पर जो वेजेस होगी, सैलरीज़ होगी, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू उनके वर्क के तुलना में। वर्क वो भी उतना ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क, उनके लाइफ की जो रिस्क है, वो एसोसिएटेड होगी। तो इस कारण से वहाँ पर जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, उसको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस कारण से रबर इंडस्ट्री हुई, या फिर आप ऐसा कोई प्लांट ले लें, केमिकल प्लांट्स हुए जहाँ पर कि उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ उसको उसको सोशल सिक्योरिटी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस इंश्योरेंस की भी वो रिक्वायरमेंट रहेगी, और वो सैलरी भी ज़्यादा होगी, तभी वो वर्क करेगा। तो ये सभी ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम अपनी हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस हैं, और एनवायरनमेंट को लेकर कितने कॉन्शियस हैं, और एनवायरनमेंट का जो हमारे ऊपर हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, उसको लेकर हम कितने कॉन्शियस है, उसके बेस पर प्रेफरेंसेस को रिवील किया जाता है। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप में से कोई अपना कुछ कमेंट देना चाहे, कुछ बताना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। हम्म। आपका कोई इनपुट है किसी का? एक क्लास इसमें और है जिसमें मैं डिटेल में आप लोगों को दोनों तीनों ही मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक या ज्यादा से ज्यादा दो क्लासेस और होगी। कोई कुछ कहना चाहता है आप में से? डिस्कनेक्ट हो गए क्या हम लोग वापस? हितेश? भरत जी, डिस्कनेक्ट हो गए क्या हम लोग? हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए, थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी शक्लें दिखा दिया करें। केवल मैथ से जुड़े होते हैं, तो ये थोड़ी ना कि हम लोग
पहचाना ही नहीं, कभी फिर मिल भी जाए तो। नेक्स्ट या नेक्स्ट कभी भी नेक्स्ट में तो मैं उसको ले घंटे ज़्यादा तो अपन नहीं खींच सकते थे। इसलिए मैंने वीपीटी इसको प्रिपेयर नहीं किया, है ना? तो इनमें बस डिटेल में हमें ये देखना है कि किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जो इकोनॉमिक्स में हम लोग जनरली देखते हैं, वही चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस ये है कि इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव बनेगा, तो प्राइस लाइन कैसे होगी। तो यहाँ क्या है, रिवील प्रेफरेंस है, तो जैसा आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो ऑफर कर्व होते हैं, तो कंज्यूमर उसको बिड ऑफर लगाएगा, प्रोड्यूसर कैसे करेगा तो उसका वो किस प्रकार से डिसाइड करेगा कि कॉस्ट कितनी रखनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है। इसी प्रकार से जो आपका ट्रैवल जो सिस्टम मैंने बताया था आपको, ट्रैवल प्रॉब्लम जो हमारी है, कॉस्ट प्रॉब्लम, उसके अंदर भी व्यक्ति जब वहाँ जा रहा है, तो वो वहाँ उसको हमें उसमें से ये निकालना है कि वो जब ट्रैवलिंग कर रहा है, उसकी कॉस्ट तो है ही है, लेकिन उसमें से वो एनवायरनमेंट को वैल्यू कितनी दे रहा है, एनवायरनमेंट के लिए कितना पे करने के लिए तैयार है। इस ये देखिए सारा हम रिवील कर रहे हैं, ये रिवील करने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों की वैल्यू कितनी देते हैं। अभी तक आप ये समझ रहे समझिए कि हम ये कहते हैं कि हमने अच्छा डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है? पर आप में से बहुत सारे लोग इस बात इन बातों को सुनते होंगे कि हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, उनको सारा शुद्ध खाने को मिलता था, घी शुद्ध खाने को मिलता था, दूध शुद्ध पीने को मिलता था। लेकिन अब जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, डिमांड इतनी बढ़ गई है, तो हम देखें कि कंपैरेटिवली पशुधन उतना नहीं बढ़ा है, कंपैरेटिवली प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, लेकिन अब ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी गई है। जो पहले गाय 2 किलो दूध देती थी, वो अब 10 किलो दूध देने लग गई है, 20 किलो दूध देने लग गई हैं। तो उसके कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, इश्यूज़ हो रहे हैं, पहले इतनी बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन साथ ही साथ में आप दूसरा ये देखिए कि प बीमारियाँ होती थी तो अब उनके इलाज छोटी बीमारियों के भी नहीं होते, अब हमने दूसरी बीमारियों पे कंट्रोल कर दिया तो और बड़ी बीमारियाँ आने लग गई। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें कंटीन्यूअसली चलती रहेगी, रन करती रहेगी और आगे से आगे इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, कहीं भी स्टॉप होने का कोई चांस नहीं है। तो ये एक डायनामिक है, इकोनॉमिक्स भी डायनामिक है, वर्ल्ड भी डायनामिक है। वर्ल्ड जितना डायनामिक है, ह्यूमन्स उससे ज़्यादा डायनामिक है। तो ये कंटीन्यूअस मेथड है और आप में से कोई कुछ बात करना चाहे, थोड़ा-सा आप अपने विचार रखें क्योंकि आप सभी कॉलेज लेक्चरर्स बनने वाले हैं। थैंक यू सर। कोई भी आप थैंक यू सर। ये बस मैं भी आप लोगों को से जितना ज़्यादा इंटरैक्ट होऊँगा, उससे मुझे और पता लगेगा कि किस लेवल तक मुझे जाना चाहिए या मेरे में इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहिए। इसका प्रोसेस मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ अभी तो, है ना? तो चलिए मुझे बहुत नहीं, नहीं, ये सरफेस से आएँगे, ये आपके क्वेश्चन्स केवल सरफेस से आएँगे। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊँ कि मैं एमजी कॉलेज में भी यहाँ सभी को जानता हूँ इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरी सिस्टर ही खुद है। तो उन्होंने खुद ने मैंने उनको आज कहा कि मेरा इसके ऊपर लेक्चर है, तो उन्होंने कहा मुझे भी अटेंड करना है लेकिन उनके पास क्या मोबाइल के ऊपर ये टीचमेंट चलता नहीं। तो उन्होंने कहा, "तू मुझे इसकी पीपीटी भेज देना और नहीं तो इसका वीडियो आज रिकॉर्ड कर देना।" इसीलिए मैंने आज इसका वीडियो रिकॉर्ड किया उनके लिए। क्योंकि उन्होंने कहा हमें हमने भी अभी तक पढ़ा नहीं है, क्या है ये हेडोनिक प्राइस है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप सप्लाई आप तभी करेंगे ना, मार्केट में डिमांड होगी। मैं आज ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है, आप अदरवाइज़ आप भी नहीं पढ़े। अगर मैं फर्स्ट मई के बाद आपकी क्लास चाहूँ कि कंटिन्यू करूँगा तो आप कहेंगे नहीं सर अब हो गया, बहुत थक गए, परेशान हो गए। तो 2 दिन रेस्ट करेंगे, है ना? तो अभी आप लोगों की डिमांड है तो उसी समय पे सप्लाई करिए, गरमा-गरम मैं आपको खिला रहा हूँ तो आपको खाने में मज़ा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। आप लेक्चरर बन जाएँगे तब भी आपको लगेगा यार अब इसको छोड़ो अब कौन पढ़ाए, मैं तो केवल माइक्रो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? चलिए और कोई कुछ बात कहना चाहें? थैंक यू। आप में से कुछ महिलाएँ भी जुड़ी हुई हैं कोई? मैं अभी तक किसी से बात हुई नहीं है मेरी, कुछ जुड़ते तो हैं आप? हाँ, हाँ। धीरज धीरज जी अपनी शक्ल तो दिखा दो। भले रज़ाई में भी हो अपनी शक्ल दिखा दो यार आप।
हाँ, वीडियो ऑन करो यार, थोड़ा स्माइलिंग फेसेस दिखने चाहिए। हाँ, यस, बोलिए भरत जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा, आप इसी पे करिए और लगे रहिए, इसको छोड़ना नहीं है आपको, है ना? हाँ, कोई कोई इश्यू नहीं है, आप लोग पढ़िए आराम से और आपके पास भी अगर कुछ है कि नहीं सर ये मुझे अच्छा है, मैं इसके ऊपर देना चाहता हूँ, तो आप भी किसी दिन दे सकते हैं, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है ना? ठीक है, अपना हो सकता है क्योंकि आप लोग सभी कुछ लोग तो कॉलेज से ऑलरेडी लिंक्ड हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही हैं, है ना? तो आपके हो सकते हैं कुछ चैप्टर्स आपके भी अच्छे हैं, तो जिससे सभी को बेनिफिट मिले। हम तो उसको जो वैल्यू का मैंने अभी बताया ना थर्ड बेनिवेंट वैल्यू सिस्टम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कि नेक्स्ट जनरेशन तक ये मैं आप लोगों को 40 को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप 4000 तक पहुँचा दोगे इन चीज़ों को। तो इसलिए कुछ भी चीज़ छुपाने की इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको फैलाने की। नॉलेज एक ऐसी जो हमने कल पढ़ा था ना नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी कमोडिटी है। आप कोई भी कहीं छुपा इसलिए अब आजकल तो आपने देखा होगा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स भी अपने वीडियोज़ वीडियो पोस्ट करने लग गए हैं। सारा मटेरियल पोस्ट करने लग गए हैं, क्योंकि इन्हें लग गया है कि आप इन चीज़ों को छुपाने से कोई मतलब नहीं। एक समय ऐसा था जब मेरे फादर पढ़ते थे, वो बताते थे एक ही किताब होती थी या फिर कॉलेज में जो प्रोफ़ेसर ने पढ़ा दिया था वही होता था। लाइब्रेरी में 2 किताबें होती थी, एक कोई ले गया तो दूसरी मिलती नहीं थी, किसी के पास होती नहीं। तो अब वो इन्फॉर्मेशन गैप खत्म हो चुका है, आजकल इन्फॉर्मेशन का ऐज है और अब चीज़ें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग रही हैं, वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अब सेकंड चीज़ ये शुरू हो गई है देखिए, कि अब पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग। जब जैसे था ना कि पहले खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे, भूखमरी थी। अब खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब लोग खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो गए खा है ना? तो इसलिए नॉलेज का भी ऐसे ही हो गया, लेकिन आपकी भूख बरकरार रहनी चाहिए, मेरी भी मैं चाहूँगा कि भूख बरकरार रहे और हम लोग हेल्दी तभी कहलाएँगे जब हम ज़्यादा खा सकते हैं और जब हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, वही आदमी हेल्दी। तो आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए और स्माइलिंग रहिए। और कोई कुछ बात कहना चाहें? हुँ, हुँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, उसमें जनरली क्या होता है सर जो हिंदी मीडियम की बुक्स हैं, उसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज लेबर की बता दी जाती है, लेकिन कैपिटल की कहीं नहीं बताते हैं। तो जो थर्ड स्टेज कैपिटल की है, वही आपकी फर्स्ट स्टेज लेबर की होगी इस प्रकार से और फिर जो कैपिटल का आप जब मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व बनाएँगे, तो उससे डिसाइड होता है तीनों जो कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, है ना? इसमें और भी आइटम हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेकिन मैंने सोचा तो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँ। तो वो काफ़ी अच्छी थी और आपने अच्छा किया कि आगे बता दी उसको, तो लेवल चलिए अच्छा हुआ लेवल आप आगे तक पहुँचेगा और थोड़ा-सा आप लोगों के लिए भी अच्छा लगेगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। आप आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर जी। आपकी भी शक्ल दिखा दें सर? आप सभी वीडियो शायद म्यूट रखते हैं जैसे इसलिए वरना मुझे यहीं दिख जाएँ आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज के लिए सफिशिएंट इतना? ओके, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल। ओके, बाय, बाय। चल रही, चल रही।